चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़ मचने से लगभग 125 लोगों की जानें चली गई है। इसको लेकर के ये न्यूज़ आई है। तो एक भगदड़ जो कि फुटबॉल स्टेडियम में देखी गई थी इंडोनेशिया में, इसके चलते चलते 125 लोगों की जानें गई हैं और लगभग 320 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं। ठीक है। पुलिस सॉट टू क्वेल वायलेंस ऑन द पिच। पुलिस ने क्या काम किया? जो वायलेंस हो रहा था उसको शांत करने की कोशिश की थी। अथॉरिटीज का कहना है ये घटना है संडे के दिन। अब इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए, वायलेंस को रोकने के लिए पुलिस को टीयर गैस छोड़ने पड़े थे, ताकि जो एजिटेटेड सपोर्टर्स हैं उनको क्या कर सकें, जो उत्तेजित सपोर्टर थे उनको डिस्पर्स कर सकें, उनको भगा सकें, उनको दूर कर सकें ऑफ द लॉजिंग होम साइड हु हैड इन्वेडेड द पिच। ठीक है। जब ये लोग हार गए तो हार और जीत के चक्कर में ही फिर यहाँ पर वायलेंस हो गया था। अब चूंकि इंडोनेशिया का उल्लेख आया है न्यूज़ में, इसलिए हम इंडोनेशिया का मैप देख लेते हैं। इंडोनेशिया कई सारे आइलैंड से मिलकर के बना है। इंडोनेशिया की राजधानी हो गई जकार्ता। ये देखिए, ये जकार्ता है। कौन कौन से आइलैंड आ जाते हैं इसमें? एक आ जाता है सुमात्रा, यहाँ पर है बोर्नियो आइलैंड जिसमें कालीमंटान शामिल है, सुलुवेसी आइलैंड, जावा हो गया आपका, तिमूर हो गया, इसके अलावा वेस्ट पपुआ। इस प्रकार से बहुत सारे जो आइलैंड हैं इनको मिलाकर के क्या बनता है? इंडोनेशिया बना है। वहीं यदि हम बात करें कि ये किस महासागर में पड़ता है, तो ये पड़ता है इंडियन ओशियन में पड़ता है। और समुद्री सीमा की यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लगी हुई है। ठीक है। इसके अलावा आप इधर देखोगे तो ये मलेशिया के साथ अपनी कुछ बाउंड्री को शेयर करता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नल से जल मिशन के अंतर्गत। सरकार का कहना है कि 62% रूरल एरिया के जो घर हैं यहाँ तक हमने टैप वाटर कनेक्शन पहुँचा दिया है। 62% लोगों के घरों में हमने नल लगाए हैं और उस नल के माध्यम से ग्रामीण परिवार जल की आपूर्ति कर रहे हैं। लगभग 62% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इंडिया के इनके पास पूरी तरह से काम करने वाला टैप वाटर कनेक्शन है विद इन देयर प्रीमाइसेस। जहां वो रहते हैं वहीं पर हमने नल से जल पहुंचा दिया है, वहीं पर नल लगा दिया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। एक सर्वे किया गया था किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस टू एसेस द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट्स मार्की जल जीवन मिशन। सरकार का कहना है कि हमने ये जो सर्वे करवाए थे वो एक स्वायत्त संस्थान के माध्यम से करवाए हैं और उसका ये रिजल्ट सामने आया है। जून के महीना में केंद्र सरकार ने रिपोर्टिंग करी थी कि लगभग 52% अचीवमेंट हम कर चुके हैं। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी, यहाँ पर 80% से भी ज़्यादा नल से जल कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है और ये पूरी तरह से काम कर रहा है, फंक्शनल है। वाइल फीवर देन हाफ ऑफ हाउस होल्ड इन राजस्थान, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम एंड सिक्किम हैड सच कनेक्शन। बताया जा रहा है राजस्थान की आधी जनसंख्या, केरल, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, यहाँ पर लगभग 50% काम हो चुका है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अब हम इस स्कीम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। स्कीम का नाम है जल जीवन मिशन। तो 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। ये मिशन 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, ठीक है, मतलब कि हर घर में सरकार चाहती है कि नल लगाएगी और उस नल के माध्यम से उनको पीने का पानी सरकार प्रोवाइड करने वाली है। तो कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, जिसको शॉर्टकट में FHTC कहते हैं, इसके माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना इस स्कीम में की गई है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में बनाना है ताकि इसे लोगों की प्राथमिकता बनाया जा सके। ये मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य की यदि हम बात करें
तो जो मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली चल रही है, सिस्टम चल रहा है, पानी के कनेक्शन की कैपेसिटी को ये सुनिश्चित करता है। पानी की गुणवत्ता बढ़ाना, उसकी निगरानी करना, उसकी परीक्षण के साथ साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी इसमें बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। ये जल संरक्षण के संयुक्त उपयोग, पेयजल स्रोतों में वृद्धि करना है, पेयजल आपूर्ति प्रणाली और गंदा जो पानी है उसका उपचार करना, और इसके साथ साथ में इसको हमको फिर से यूज़ भी करना है। इस प्रकार के उद्देश्य भी इसमें रखे गए हैं। जल जीवन मिशन लोकल लेवल पर पानी की डिमांड और सप्लाई के पक्ष को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करता है, मतलब दोनों को इंटीग्रेट किया गया है इसमें, डिमांड को भी और सप्लाई को भी। वर्षा जल का संचयन हमको करना है, भूजल को पुनर्भरण, जमीन के भीतर जो हमारे यहाँ पानी का सोर्सेस है वो खाली हो रहा है, उसको हम पुनः भरण करेंगे और उसका फिर से हम पुनः उपयोग करेंगे। घरेलू अपशिष्ट जल के मैनेजमेंट, हमारे यहाँ से जो गंदा पानी घर से निकल रहा है उसका मैनेजमेंट जैसे अनिवार्य उपायों के लिए लोकल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण सरकारी कार्यक्रम, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। ये मिशन जल के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और मिशन के प्रमुख घटक के रूप में सूचना, शिक्षा और संचार शामिल है। वहीं कार्यान्वयन इसका कौन कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है, तो इसके लिए जल समिति बनाई गई हैं। ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव का काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि जल समिति जो बनाई गई हैं, गांव में जल की आपूर्ति, इसके अलावा प्रणाली की क्या योजना रहेगी, उसका क्रियान्वयन का मैनेजमेंट कैसे करना है, उसका संचालन कैसे होगा, उसका मेंटेनेंस का काम कैसे होगा, ये सारा काम किसको सौंप दिया गया है, जल समितियों को सौंप दिया गया है। जल समिति में बताया जा रहा है कि 10 से 15 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 50% महिला और स्व सहायता समूहों के अन्य सदस्य। इसके अलावा मान्यता प्राप्त सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसको हम आशा कार्यकर्ता बोलते हैं, और आंगनवाड़ी के लोग भी इसमें रहेंगे, शिक्षक भी इसमें शामिल होने वाले हैं। समितियां सभी उपलब्ध ग्राम संसाधनों को मिलाकर एक बार की ग्राम कार्य योजना तैयार करेगी। कितना पैसा आ सकता है उस हिसाब से हमें इसको इन्वेस्ट भी करना है। योजना को लागू करने से पहले इसे ग्राम सभा द्वारा अप्रूवल किया जाना है। फंडिंग पैटर्न की यदि हम बात करें तो 90 और 10 और 50-50, मतलब कि जो पहाड़ी राज्य है 90-10 का अनुपात रहेगा और जो मैदानी एरिया है वहाँ पर 50-50 का अनुपात रहेगा। 50 रुपये केंद्र सरकार देगी, 50 रुपये राज्य सरकार देंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं पीने की पानी की समस्या न केवल ग्रामीण भारत में है, भारत के गाँव में है। गांव में महिलाओं को दूर दूर तक हैंडपंप से पानी खींचना पड़ता है या फिर कुएं का पानी लाना पड़ता है बाल्टी से निकाल करके। तो सरकार को पता है कि शहरी क्षेत्र में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को टैंकर पहुंचाना पड़ता है, उस टैंकर से लोग पानी लेते हैं। कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, गर्मियों के दिनों में खास करके। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट 6, तो गवर्नमेंट ने SDG 6 के अंतर्गत सभी शहरों में नल के माध्यम से घरों में पानी आपूर्ति करने के लिए एक यूनिवर्सल कवरेज प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल आवास और शहरी मामलों की मिनिस्ट्री के तहत जल जीवन मिशन शहर की घोषणा करी गई थी। मतलब गांव में तो हम पानी दे ही रहे हैं, लेकिन गांव की योजना को हम शहर में नहीं ला रहे हैं। इसके लिए हमने क्या लाए, इसके लिए हमने SDG 6 लेकर के आए और ये कहा कि हम यदि गांव में पानी पहुंचा सकते हैं तो हमें शहर में भी पहुंचाना चाहिए। ये आ जाता है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये जल जीवन मिशन ग्रामीण की पूर्ति करता है, जिसके अंतर्गत 2024 तक हम नल के माध्यम से पानी गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। तो जो शहरी मिशन आया था इसका उद्देश्य क्या था, नल और सीवर कनेक्शन तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, हर घर में नल होना चाहिए, सीवर लाइन की व्यवस्था होना चाहिए। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि तालाब हो सकता है, नदी हो सकती है, झीलें हो सकती हैं, इनका हमें पुनरुद्धार करना है और हो सके तो यहीं के साफ पानी को हम शहर में सप्लाई करेंगे। इसके अलावा चक्रीय जल अर्थव्यवस्था की स्थापना करना भी इसका एक उद्देश्य है।
इसके बाद एक छोटी सी न्यूज आई है भारत में करप्शन को लेकर के। तो भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ बातें हम देखने वाले हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं। भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से कानूनी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करी है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसमें कोई भी पब्लिक सर्वेंट यदि किसी प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वो दंड का भागी होगा, और उन लोगों के लिए भी जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल हैं। इसलिए पैसा लेना और पैसा देना दोनों ही अपराध माना गया। तो 2018 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत रिश्वत लेने के साथ ही रिश्वत देने वाले को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद आया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत यदि हम सजा की बात करें तो देखिए, इसके अंतर्गत जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। इसमें धन शोधन के अपराध के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। 10 साल तक की कैद का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा इसमें जो अपराधी है उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी, मतलब उसको बेच दिया जाएगा और उससे रिकवरी की जाएगी उसने जो भी नुकसान किया है उसका। इसके बाद में आया था कंपनी अधिनियम द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो कारपोरेट सेक्टर है हमारा उनको स्वनियमन का अवसर देकर इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की रोकथाम करता है। स्वनियमन मतलब आप खुद में ही अपने आप नियम कानून लेकर के आओ और धोखाधड़ी को आप रोकिए। धोखाधड़ी शब्द में क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध माना गया है। जहां कहीं भी लग रहा है कि धोखाधड़ी हुई है तो वो एक दंडनीय अपराध है। तो विशेष रूप से जो धोखाधड़ी वाले मामले हैं भारत सरकार के कारपोरेट मंत्रालय के अंतर्गत गंभीर धोखाधड़ी जांच ऑफिस इस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की स्थापना करी थी जो वाइट कॉलर और कंपनियों में अपराधों से निपटने के लिए जिम्मेदार है। SFIO कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जांच करता है। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड में भी 1860 के अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसमें व्यक्ति, संगठन और कंपनी को विदेशी योगदान की मंजूरी और उपयोग को रेगुलेट करने का ये काम करता है। विदेश से यदि मुझे कुछ योगदान चाहिए, विदेशी योगदान की प्राप्ति के लिए गृह मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन अप्रूवल जरूरी है, और इस तरह के अनुमोदन की अनुपस्थिति में विदेशी योगदान की प्राप्ति को गलत माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी ढांचा भी हम बनाए हैं जैसे कि लोकपाल और लोकायुक्त का निर्माण हम करें। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हमने 1964 में करे थे। इसके अलावा थोड़ी सी न्यूज़ जो है फ्रंट पेज की रह गई थी हमारी, नल से जल स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डेटा प्रस्तुत किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि 62% गाँव वाले क्षेत्रों में हम पानी पहुंचा चुके हैं। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है फुली फंक्शनल टैप, FFTW, फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन हम किसको बोलेंगे? यदि किसी घर में कम से भी कम 55 लीटर पर कैपिटा पर डे ऑफ पोर्टेबल वाटर मिल रहा है ऑल थ्रू द ईयर, साल भर यदि 55 लीटर प्रतिदिन पानी हम दे रहे हैं किसी घर को तो उसको हम कहेंगे कि ये जो नल का जल है पूरी तरह से काम कर रहा है। फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन इसको हम बोलेंगे। बताया जाता है कि 3/4 जो घर हैं वो रिसीव करते हैं वाटर ऑल 7 डेज ए वीक एंड 8% जस्ट वंस ए वीक। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, लगभग 3/4 ऐसे लोग हैं, 3/4 घर ऐसे हैं, 3/4 हिस्सा कैसा है जो कि 7 दिन पानी मिल रहा है उनको, 8% ऐसे हैं जिनको सप्ताह में 1 दिन पानी मिल रहा है। यहाँ ये डाटा प्रस्तुत किया गया है। वहीं आप यदि एवरेज देखोगे तो जो घरों में वाटर मिल रहा है फॉर 3 आवर्स एवरी डे एंड 80% रिपोर्टेड दैट देयर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर वर बीइंग मेड बाय द टैप कनेक्शन। 80% लोग ये कह रहे हैं
कि उनका जो डेली का रिक्वायरमेंट है पानी का, तो ये पूरा हो जा रहा है टैप वाटर कनेक्शन के माध्यम से। द वाटर क्वालिटी इन सम हाउस होल्ड वाज टेस्टेड, इसके अलावा कुछ कुछ घरों में जाकर के पानी का परीक्षण किया गया था। इससे ये पता चला है कि 95% घरों में, ठीक है, जो पानी मिल रहा है वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है पीएच वैल्यू के हिसाब से यदि हम देखेंगे। और 90% लोग ऐसे से भी ज़्यादा ऐसे हैं विलेज, over 90% of village level institutions were getting potable water। वहीं यदि हम बात करें ग्रामीण लेवल पर जो संस्थाएं बनाई गई हैं, तो 90% से भी ज़्यादा इनको पोर्टेबल वाटर मिल जा रहा है। लगभग 57% सैंपल जो थे, तो जो 57% घर ऐसे पाए गए हैं जहां की रिपोर्टिंग ऐसी हुई है कि ये प्यूरिफाई प्यूरिफाइंग वाटर ले रहे हैं बिफोर ड्रिंकिंग, पीने के पहले ये वाटर को प्यूरिफाई कर ले रहे हैं। फिर भी बताया जाता है कि इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कुछ कंसर्निंग प्रॉब्लम ऑफ क्लोरीन कंटेमिनेशन, पानी में क्लोरीन की उपस्थिति दर्ज की गई है। दाऊ 93% ऑफ द सैंपल्स वर रिपोर्टेडली फ्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन। बताया जा रहा है कि 93% ठीक सैंपल ऐसा था जहां पर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं हुआ है। ज़्यादातर जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं, स्कूल हैं, हैड हायर देन द प्रीमाइजेबल रेंज ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन। तो स्कूल और आंगनवाड़ी की स्थिति यहाँ पर खराब बताई जा रही, जितना चाहिए जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा लेवल यहाँ पर क्लोरीन का पाया गया। तो बताया जाता है इस प्रकार से हमें मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। करेक्ट डोजिंग ऑफ द क्लोरीन इन द पाइप वाटर सप्लाई सिस्टम। तो हम केवल ये अकेला नहीं कह सकते हैं कि हम नल से जल पहुंचा रहे हैं, उस पानी की गुणवत्ता पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसकी जांच पड़ताल करना पड़ेगा, तब जाकर के हम स्वच्छ जल लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अवार्ड से संबंधित। ठीक है, तो तेलंगाना को किस प्रकार से बढ़िया कितना अच्छा ये काम कर पाया है स्वच्छता के मामले में, उससे रिलेटेड यहाँ पर मेन फोकस किया गया है। तेलंगाना को रैंकिंग मिला है पहले नंबर पर फॉर द क्लीनिनेस ऑफ इट्स विलेज। गांव में साफ सफाई के मामले में तेलंगाना नंबर 1 राज्य बन गया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण एसएसजी 2022 के अंतर्गत, विच लुक्ड इनटू द सैनिटाइजेशन स्टेटस ऑफ रूरल एरियाज। तो सैनिटेशन का काम बहुत बढ़िया ग्रामीण इलाके में किया गया था यहाँ पर साफ सफाई का। आफ्टर तेलंगाना, हरियाणा वाज प्लेस्ड सेकंड फॉलोड बाय तमिलनाडु इन द लार्ज स्टेट कैटेगरी। तो जो बड़े बड़े राज्य हैं साफ सफाई के मामले में आगे रहे हैं, पहला नंबर था तमिलनाडु और दूसरे नंबर पर आ गया है हरियाणा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अवार्ड रैंकिंग प्रोवाइड करता है राज्यों को, जिलों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस अटेंड ऑन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं उस हिसाब से आपको अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कुछ पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं और इंगेजमेंट ऑफ द रूरल कम्युनिटी इन इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर सैनिटेशन स्टेटस। तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान दिया जाता है कि गांव के लोग खुद कितने ज़्यादा इस स्कीम से जुड़े हुए हैं, खुद कितने ज़्यादा इंगेजमेंट हैं साफ सफाई के मामले में। वहीं यदि हम बात कर लें छोटे छोटे स्टेटों की, ठीक है, तो स्मॉलर स्टेट की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, अंडमान और निकोबार को मिला है पहला पोजीशन। ठीक है, तो पहली पोजीशन किसकी है? अंडमान और निकोबार की है। और इसके बाद सेकंड नंबर पर आ गया है दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड सिक्किम। इनका क्रम देख लीजिए, आप याद रख लीजिए। फर्स्ट पोजीशन किसको मिल गया है? दादर एंड नगर हवेली। सेकंड नंबर दमन एंड दीव, और फिर आ जाता है तीसरे नंबर पर सिक्किम। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है। ठीक है, ये
बिहेवियरल चेंजेस लाने वाला है हमारी जनता में। हमें टॉयलेट का यूज़ करना है, इसके अलावा अपने हाथों को साबुन से धोना है एंड हैविंग वाटर सप्लाई थ्रू टैप एक्टेड एज द शील्ड फॉर द कंट्री ड्यूरिंग द पेंडेमिक। और पेंडेमिक के दौरान ये तीनों जो काम किए गए थे लोगों के द्वारा, कोरोना से इससे आपका बहुत बचाव हुआ है। मुर्मू का कहना है, देखिए, जब से हम लॉन्च किए थे SBMG 2014 में 11 करोड़ टॉयलेट का निर्माण किया गया है और लगभग 60 करोड़ लोगों को गिवन अप ओपन डिफेक्शन। ठीक है, 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि खुले में शौच करने जाते थे, उनको मुक्ति मिल गई है। सेकेंड फेज था जो मिशन का, जिसको हमने लॉन्च करे थे 2020 में, जिसका उद्देश्य है मेक ऑल 6 लाख विलेजेस इन इंडिया ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस। इसके बाद जो सेकेंड वर्जन आया था इसका, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि जितने भी गांव हैं, लगभग 6 लाख विलेजेस हमारे देश में हैं, इनको ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस हमको बनाना है। उनका कहना है, हैविंग अचीव्ड सक्सेस अगेंस्ट ओपन डिफेक्शन वी नाउ हैव टू एड्रेस मोर कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स लाइक सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अब घरों में, हर घर में आप शौचालय तो बना दे रहे हो, लेकिन यदि आप उस सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप साफ सफाई के मामले में आपने कोई काम ही नहीं करे हो।